हाउ टू सेल इंश्योरेंस, की इंश्योरेंस को हमें कैसे सेल करना है, इंश्योरेंस कैसे सेल करना है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन, यू ऑल्सो नो दैट आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड ऑथर ऑल्सो। आपने यदि बुक रीड नहीं की तो द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट, हिंदी और इंग्लिश में इसको जरूर आप रीड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको नो योर कस्टमर से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, हमेशा याद रखनी है कि ये जैसे मोबाइल फोन है ना, ये मोबाइल फोन है, वाटर बॉटल है, ये गोल्ड का रिंग है। तो इन सारे चीजों में आपको एक चीज जो कॉमन मिलेगी, लाइक यू विल गो टू मोबाइल शॉप, आप मोबाइल शॉप पे जाओगे। चलो अभी ऑनलाइन हो गया तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, बट मेजॉरिटी में लोग जाते हैं शॉप के ऊपर, मोबाइल फोन को देखते हैं और उसके बाद में और ऑर्डर उसके करते बाद में ऑर्डर। हैं, उसके बाद में वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन। मैं गोल्ड रिंग की बात करूं तो आई थिंक 99.9% लोग आज भी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, रिंग चेक करते हैं, गोल्ड चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, गुणवत्ता चेक करते हैं और ऑर्डर करते हैं। वाटर बॉटल वगैरह की बात करें तो मेजॉरिटी में लोग शॉप से खरीदते हैं। आपके पास जो स्कूटर है अभी इंडिया में अवेलेबल है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, टू व्हीलर, इवन फोर व्हीलर। बट लोग क्या करते हैं, जाते हैं स्कूटर चेक करेंगे, होंडा का लेना है, हीरो का लेना है, टीवीएस का लेना है, यामा का लेना है, वो फिजिकली चेक करते हैं। उसके बाद में स्कूटर लेके आते हैं। स्कूटर 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, ईवी हो गया तो 1 लाख के ऊपर आ गया। वो जाके चेक करते हैं और उसके बाद लेके आते हैं। कार के केस में जाएंगे, कार में बैठेंगे, स्टेयरिंग होल्ड करेंगे, वो आपको सेल्समैन बोलेगा सर आके देखिए, बैठ के देखिए, ये फिनिश देखिए, ये इटालियन लेदर है इसका, है ना, ये सनरूफ, इसमें ये फीचर है, अच्छा इसमें ये वाला फंक्शन है, राइट। तो आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू सेल इंश्योरेंस, तो ये जो सारे जो प्रोडक्ट है ये फिजिकल प्रोडक्ट है। और जब मैं फिजिकल प्रोडक्ट बोल रहा हूं तो आप समझ गए कि इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसका कलर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा फिनिश महसूस कर सकते हैं। तो ये वाले जो कस्टमर हैं, ये कस्टमर जाते हैं शॉप पे, डीलर के पास जाते हैं, फिजिकली जाते हैं, मतलब घर से निकल के जाते हैं ये वाले सामान को खरीदने के लिए। आप इसमें और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो जब हम मोबाइल की बात करेंगे तो आप शॉप पे जाते हो या ऑनलाइन लेते हो। कार की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप जाके खरीदते हो, टू व्हीलर आप जाके खरीदते हो, ग्रोसरी आप जाके खरीदते हो, बर्तन आप जाके खरीदते हो। तो इन सारी चीजों में एक कॉमन है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को आप टच करके देख सकते हो, फील कर सकते हो। आप जो कस्टमर को समझा सकते हो, या कस्टमर जो है दुकान वाले से, शॉपकीपर से या डीलर से पूछ सकता है। परंतु जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई कस्टमर आपके पास भागता चला हुआ आया कि सर 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 मेरा इंश्योरेंस कर दो, नहीं आया होगा ना। तो बाकी प्रोडक्ट के केस में कस्टमर घर से निकल के जाता है, और इंश्योरेंस के केस में एज ए एडवाइजर, एज ए एजेंट आपको कस्टमर के घर पे जाना पड़ता है। 1% है कि आप उसके ऑफिस चले गए या कहीं कैफे में मीटिंग की, बट मेजॉरिटी की बात करें तो फिजिकल प्रोडक्ट के केस में कस्टमर निकल के जाता है, वो अपनी पॉकेट खाली करने को रेडी रहता है, राइट। और इसके केस में क्या होता है कि आप कस्टमर के घर पर जाते हो। यस और नो, दिस इज द डिफरेंस। पहले वाले में वो बाइंग माइंडसेट के साथ जाता है, और इंश्योरेंस में आप उसके पास जाते हो, उसको कन्विंस करते हो कि आपको बाय करना है। वो तो बैठा रहता है घर में, चाय पकौड़ी समोसे खा रहा होता है, टीवी देख रहा होता है। आप पहुंच गए, अच्छा शैलेश जी आए, ओह शैलेश जी एलआईसी से आए, पहले तो बोलेगा कि बोल दो पापा घर पे नहीं है, फिर देख लिया शैलेश जी नीचे आए गए, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वाले में तो वो फुल मूड से जाता है, आज तो स्कूटर खरीदनी ही खरीदनी है, मुझे कार खरीदना ही खरीदना है ना, आज सोफा खरीदना ही खरीदना है। अच्छा 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख महंगा भी हुआ तो आदमी ये सोचता है यार जिंदगी में ये नहीं किया तो क्या किया, एक ही बार तो खरीदना है, राइट। आउट ऑफ द बजट चले जाता है। कार लेने गया था सेकेंड हैंड,
फर्स्ट हैंड लेके आ गया, बोले यार लाइफ में एक ही बार खरीदना है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग अपनी लिमिट के बाहर जाके परचेस करने के लिए रेडी होते हैं, पर जब इंश्योरेंस की बात आती है तो कस्टमर घर से निकल के नहीं जाता, एजेंट को कस्टमर के घर पे जाना पड़ता है, यदि हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो। राइट। सो यस विनोद, अब आप कहाँ से हैं और आप क्या इंश्योरेंस है आपका, किससे कनेक्टेड हैं आप? हेलो। ओके, ठीक है। तो ये वाली चीज आप समझ गए कि पहले वाले में कस्टमर चल के जाता है, परंतु इंश्योरेंस के केस में आपको कस्टमर के घर के ऊपर अटैक करना होता है, आपको कस्टमर से मिलने के लिए जाना होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि नो योर कस्टमर, KYC, नो योर कस्टमर। सुनाओ, अब आप अपने कस्टमर के घर पे गए, राइट, आप अपने कस्टमर के घर पे पहुंच गए। तो कुछ लोग क्या है, पहले से ही सेट माइंडसेट से जाते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली सो एंड सो पॉलिसी उसको सेल करनी है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी अभी मार्केट में हॉट है, तो मुझे वो वाली पॉलिसी सेल करनी है। या कस्टमर ने बोला सर मैं तो 2000 या 1500 की मंथली EMI पे कर सकता हूँ, राइट, तो आप बता दो, राइट, आप बता दो। और पता चला कि आपने उसको क्या किया, आपने उसको 1500 पर मंथ वाली कोई पॉलिसी सेल कर दी, बराबर, एक छोटी सी पॉलिसी आप सेल करके आ गए। परंतु आपने ये कोशिश नहीं की जानने की कि सर आपकी एंड नीड है क्या, या आपने उसको अपफ्रंट नहीं बताया कि यदि आप 1500 पर मंथ की पॉलिसी करते हो और 20 साल या 15 साल या 25 साल पे करते हो तो आपको सम एश्योर्ड इतना मिलेगा, जबकि उस समय आपकी नीड या आपके बच्चे की नीड उससे कहीं गुना ज्यादा होगी। सो नो योर कस्टमर में क्या है कि जब भी आप अपने कस्टमर से मीटिंग करने जाओ तो आप उससे पूछ लो कि सर आप ये जो पॉलिसी करना चाह रहे हो, आपका एंड गोल क्या है। यदि उन्होंने बोला मुझे बच्चे के एजुकेशन के लिए करना है, तो सर आज से 15 साल बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको कम से कम इतना रुपए लगेगा, और उसके लिए आज आपको मिनिमम इतना इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको उसको एंड गोल उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप 1500 पर मंथ के हिसाब से उसको कोई पॉलिसी सेल करके आ गए, जिससे कि उसका भी एंड गोल मीट नहीं हुआ, और आप उसको एक बड़ा प्रीमियम दे सकते थे, वो भी आप नहीं दे पाए, राइट। तो जब आप उसके पास गए, सो नो योर कस्टमर, सबसे पहले आप अपने कस्टमर को समझो कि उसकी इनकम ग्रुप क्या है। उसके बाद में उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी समझाओ। हो सकता है आप उसको एक बड़ा प्रीमियम भी सेल कर सकते थे, राइट। तो कई बार क्या होता है कि हम सीधे जाके उसको सेल कर देते हैं और हम उससे पूछते नहीं, उससे इंक्वायरी नहीं करते कि उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, उसका एंड गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। तो जब तक आप उसके साथ ओपनली डिस्कस नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो आप भी उसको सही प्रोडक्ट नहीं दे सकते, राइट। तो आपको ओपनली जो है उससे बात करना है, डिस्कस करना है, राइट। सो गिव मी यस, यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया तो विनोद, शैलेश, उत्पल। यस यस सर। ओके। सो आपका यदि कस्टमर नहीं पूछ रहा तो आपको पूछना है उससे, राइट। क्योंकि वो यदि उसने मन बना रखा है कि मैं 1500 रुपीज का ही कोई एक मंथली प्लान ले लूंगा, समथिंग लाइक दैट, परंतु जब आपने उससे डिस्कस किया और आपने उसको बताया कि सर आपको तो 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद में इतना रुपए का रिक्वायरमेंट है, तो अभी आपको मिनिमम इतने का इंश्योरेंस करना चाहिए या इतने का प्लान लेना चाहिए, तो उससे आपका भी बेनिफिट होगा, उससे आपका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, ये चीज़ है आपका नो योर कस्टमर। अब हम बात करते हैं एक एक्टिविटी की, राइट, एक एक्टिविटी की हम बात करते हैं, दैट इज हाई फाई टी एंड पंच आफ्टर लंच। ठीक है, हाई फाई टी। ओके, ओके, सो विनोद यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन चैट बॉक्स। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, डेली बेसिस पे आपको कॉल करना है। जैसे हमने हाई फाई टी लिखा है, तो जब भी आपने चाय पिया उसको ऐसे ट्रिगर बना लो कि यार मैंने आज 5 कॉल की या नहीं की। इट इज फॉर एवरीवन, जो भी यहाँ पर है सभी के लिए। ठीक है, आपने 5 कॉल की या नहीं की,
यदि आपने 5 लोगों को मैसेज भेजा या फोन पे बात की या नहीं की, तो वो एक आपको ट्रिगर बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी आदत बन जाएगी। इस ट्रिगर के बाद में दूसरा ट्रिगर होता है कि पंच आफ्टर लंच। जैसे हमने लंच कर लिया, तो हमें ये याद करना है, यार आज मैंने 5 लोगों से बात की या नहीं की, या उनसे मैंने फॉलो अप किया या नहीं किया, राइट? तो यदि आप उनसे फॉलो अप नहीं करोगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा। आपने कॉल नहीं की, आपने पिच नहीं किया, तो भी बात नहीं बनेगी। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, सो आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि आप चारों लोगों का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। आप चारों लोगों को अननोन व्यक्ति से बात करने में कितना हेजिटेशन है। यस, क्योंकि आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे तो वो भी अननोन व्यक्ति है। सो एवरीवन राइट इन चैट बॉक्स। नॉट एट ऑल। ओके, व्हाट अबाउट यू विनोद, उत्पल? सी, मेजॉरिटी में क्या होता है कि या तो कोई जो इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाता है, अब या तो कुछ समझ नहीं आया तो इंश्योरेंस एडवाइजर बन गया, या सोचा कि एक काम मेरे पास ऑलरेडी है, 2 काम ऑलरेडी मेरे पास है, तो ऐसे पार्ट टाइम में हम इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाते हैं। ठीक है, सो इंश्योरेंस एडवाइजर आप बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भी एक अच्छा बिजनेस है जहाँ पे आपको कुछ एसेट नहीं लगता, आपका खुद का कुछ भी एसेट नहीं लगता, फ्री, फ्री में आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। परंतु सोचो यदि आपको कोल्ड कॉलिंग करना नहीं आता, आपको कस्टमर से बात करने में फियर है, ठीक है, आपको कोल्ड कॉलिंग करना नहीं आता, आपको कस्टमर से बात करने में भी फियर है, और आप अननोन पर्सन्स को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, सो होगा क्या? फर्स्ट ईयर तो आप अपने इनर सर्कल से पॉलिसी निकाल ले जाएंगे। इनर सर्कल मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं, नेबर हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बट एक टाइम के बाद आप वहां से ज्यादा पॉलिसी नहीं ला सकते, तो आपको एट एनी कॉस्ट अननोन व्यक्ति के साथ बात करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट विनोद? आपको अननोन व्यक्ति के साथ में बात करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको अननोन व्यक्ति को पॉलिसी सेल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अननोन व्यक्ति के पास जाकर आपको डायलॉग इनिशिएट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको फियर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में मैं ये देखता हूँ कि सर मैं किससे बात करूं, मैं किसको जाके पॉलिसी सेल करूं, मैं अननोन आदमी को कैसे बात करूं, राइट? तो मेजॉरिटी में ये निकल के आता है, फिर जब उनसे पूछो कि कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, धीरे 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 सरफेस बाय सरफेस, जैसे अनियन को हम पील ऑफ करते हैं, वैसे सरफेस बाय सरफेस में जब आपको पता चलेगा कि भाई सो एंड सो व्यक्ति ने इंश्योरेंस एज ए सेक्टर तो चूज कर लिया, बट उसकी जो प्राइम रिक्वायरमेंट है स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टॉकिंग टू अननोन पीपल, नए लोगों से बात करना, ये बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन रिक्वायरमेंट है। और यदि आप इतनी बेसिक, इतनी फाउंडेशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हो, तो आप खुद बताइए कि आप कैसे पॉलिसी सेल कर पाएंगे। राइट इन चैट बॉक्स, आप कैसे सेल सेल कर पाओगे यदि आप अननोन व्यक्ति को पिच नहीं कर रहे हो, अननोन व्यक्ति के साथ बातें स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सो यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे नए लोगों से बात करना है, नए लोगों को पॉलिसी पिच करना है, डायलॉग इनिशिएट करना है। ठीक है, यदि आपके पास में फंड है तो यू कैन हायर सम टेली कॉलर ऑल्सो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी रिजेक्शन होगा वो टेली कॉलर को फेस करना पड़ेगा। बट टेली कॉलर को भी गाइड करने के लिए यदि आपने अपने हाथ जलाए हो तो आप उसको बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकते हो कि लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, राइट? बट आपको, चलो आप कॉल नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको स्ट्रेंजर्स, नए लोगों से बात करने में कोई भी फियर नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट?
देयर इज अनदर वे टू कम्युनिकेशन गिविंग एड इन सोशल मीडिया। सी उत्पल, अभी हम जिस नॉलेज एरा में है, डिजिटल एरा में है, यू जस्ट गिव द एड इन सोशल मीडिया और कोई भी नहीं आएगा। मतलब कोई भी नहीं आएगा इन द सेंस कि यू विल गेट द नंबर्स, बट फिर भी फोन करना पड़ेगा, किसी ना किसी को डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया, फिजिकल प्रोडक्ट तो लेने जनता जाती है, परंतु इंश्योरेंस खरीदने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई घर से भागते हुए निकलता है। भागते हुए तभी करेक्ट सर। निकलता है वो भी 1%, जब उसकी किसी नियर बाय की डेथ हो गई हो और उसका टर्म प्लान हो, उसका इंश्योरेंस हो, और जो भाग रहा है उसका ना हो, तब तो वो सोचेगा, फिर भी नहीं भागेगा वो। तो एडवर्टीजमेंट इज फाइन, आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, बट आपको डेली जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, इसमें वो जो शोले मूवी का क्या डायलॉग था, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। ऐसा ना, जब तक तेरे यस। पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, बराबर। तो इंश्योरेंस का क्या डायलॉग है कि जब तक तेरा पैर और तेरा मुंह चलेगा, पैर भी चलेगा बिकॉज आप मिलने जाओगे, और मुंह भी चलेगा। तो जब तक तेरा पैर चलेगा और जब तक तेरा मुंह चलेगा, तेरा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बिकता रहेगा। सिंपल है, राइट सुरेंद्र? जब तक पैर भी चलेगा और मुंह भी चलेगा, जुबान भी चलेगी, तब तक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बिकता रहेगा। दोनों ही नहीं चलेगा तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, मेरा इंदौर में जो कनेक्शंस है वो एलआईसी के साथ में ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने बाहर अपना ऑफिस लिया हुआ है। ओके, तो ऑफिस लेने से सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि आप अपने घर से एक टाइम पे निकल जाते हैं, राइट, और आप अपने ऑफिस से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो आई हर्ड फ्रॉम देम कि सर 3 महीना हो गया, मैं तो ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, मैं ऑफिस ही नहीं जा रहा हूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। तो वो घर से यदि टाइम पे आप निकलोगे नहीं, तो टाइम पे आप प्रोस्पेक्ट कस्टमर से बात नहीं कर पाओगे, फ़ोन नहीं करोगे, और आपका काम नहीं बढ़ेगा। तो ये डायलॉग याद रखना कि जब तक जो है तेरे पैर चलेंगे और तेरी जुबान चलेगी, तेरा बिजनेस चलेगा। और यदि पैर भी नहीं चल रहे, जुबान भी नहीं चल रही, तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी में अभी आपको समझा रहा था कि कॉल करना कितना ज़रूरी है। हाई फाई टी, मतलब जब भी आपने चाय पी तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि मैंने 5 फ़ोन कॉल किया या नहीं किया, ठीक है। जब भी आपने चाय पी तो आपको याद होना चाहिए कि आपने 5 फ़ोन कॉल किया या नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा लंच के बाद में क्या मैंने 4-5 फ़ोन कॉल की है या नहीं की, तो ये 5 और 5 आपको 10 फ़ोन कॉल कंप्लीट करने में मदद करेंगे, ठीक है। 10 फ़ोन कॉल, 10 फ़ोन कॉल करने में आपको मदद करेंगे। तो कॉल करना आपको बहुत ज़रूरी है, बिना कॉलिंग के आपका ये होगा नहीं। अब हम बात करते हैं कस्टमर टाइप की। तो कितने तरीकों के कस्टमर होते हैं, मतलब कस्टमर की क्या पर्सनैलिटी होती है। देखो, आप रोज इंश्योरेंस पिच कर रहे हो, और यदि आप कस्टमर की पर्सनालिटी को जज नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि आप क्या सोच के निकलोगे, सुरेंद्र, शाश्वत, विनोद, शैलेश, कि मैं जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ उसने इजीली हंसते हंसते पॉलिसी ले लेना चाहिए। यही होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि यार वो हंसते हंसते पॉलिसी ले ले, राइट। हंसते हंसते वो पॉलिसी ले ले, हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हंसते हंसते तो कोई पॉलिसी लेगा ही नहीं, बराबर ना। तो ये 4 टाइप की पर्सनालिटी में डी पर्सनालिटी क्या होती है? डी होता है डायरेक्टर टाइप पर्सनालिटी। डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब थोड़ा खड़ूस टाइप का आदमी होता है, राइट, जो आपके साथ सिर्फ हैंडशेक करेगा, थोड़ा दूर रहो, खड़े रहो, ठीक है। एटीट्यूड होगा, जिसमें ईगो होगा, वो डायरेक्टर टाइप पर्सनालिटी का आदमी होगा, राइट। जो डायरेक्टर टाइप पर्सनालिटी का आदमी होगा, तो उसको क्या करना है, आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ खत्म करना है, यस और नो वाले, ठीक है। उसके बाद में डी के बाद में एस आता है, सोशलाइजर, सामाजिक आदमी। तो सामाजिक लोग कैसे होते हैं? अच्छा शैलेश भाई कैसा चल रहा है, सुरेंद्र कैसा चल रहा है, शाश्वत कैसा चल रहा है? अच्छा आप वहाँ से हो? अच्छा जब वहाँ तो मेरी मौसी भी रहती है। अच्छा जब वहाँ से हो, अरे वहाँ तो मेरा ससुराल है। अच्छा और बच्चे का है? अच्छा उस स्कूल में, अरे 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 वहाँ तो हमारा ये था। तो सोशलाइजर आदमी वो आदमी होता है जो कि बहुत ही सामाजिक होता है, बहुत ही सोशल, ड्रीम्स की बात करेगा, अपने गोल सपनों की बात करेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग 60-70% आपको सोशलाइजर मिलेंगे, राइट। 60-70% जो है आपको सोशलाइजर मिलेंगे।
सोशलाइजर के बाद में जो आता है आपका थिंकर, टी मीन्स थिंकर। तो थिंकर क्या होते हैं? थिंकर वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। अभी आप बताओ शैलेश, सुरेंद्र, शाश्वत, क्या आपको कभी ऐसा कोई मिला है जो बहुत सोचता है? सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। आपने डॉक्यूमेंट भी दिया उसको, फिर भी वो आदमी सोच रहा है। होता है सर ऐसा? लगभग ऐसे ही मिलते हैं। लगभग ऐसे ही मिलते हैं ना। सोच रहा है तो वो सोच ही रहा है वो। अच्छा, जो सोच रहा है, ऐसे लोगों की थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि आप उनको अर्जेंसी एंड फियर की लैंग्वेज समझाओ। अर्जेंसी एंड फियर, कि मेरे एक क्लाइंट थे, ऐसा था वैसा था, उनके साथ मैंने एक मीटिंग की और अगले मीटिंग में हमने उनको ये दिया, और बाय बाय लक समथिंग हैपेंड, और चलो अच्छा हुआ कि उनका बीमा था। ठीक है, अर्जेंसी और फियर उनको बताओ। अर्जेंसी है कि सर 1 अप्रैल से जो है ना इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स लग जाएगा, और यदि आप 1 अप्रैल को बीमा करते हैं, 1 अप्रैल को पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो है ना 3,000 रुपये लग जाएगा। बेटर है कि आप इसको अर्जेंट आज ही क्लियर कर दीजिए। आप अपना मुझे आधार और पैन नंबर दे दीजिए आज। ठीक है, ताकि मैं आपकी आईडी क्रिएट कर दूंगा। तो ये भी एक फंडा होता है कि जब आप उससे पूरा डॉक्यूमेंट मांगते हो, जैसे मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। 1 महीने पहले मैंने अपने बेटे के लिए पॉलिसी ली। ठीक है, अब वो इसलिए ली मैंने क्योंकि मैं हर जगह ट्रेनिंग जब दे के आता था तो मैं वहाँ पे यही पढ़ाता था कि आपको यदि 15 साल आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो पैसा 3 तरीके से आएगा। पहला तरीका क्या होगा कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। बोले क्या गारंटी कि आपका बच्चा उतना टैलेंटेड है, स्कॉलरशिप मिलेगी? तो दूसरा तरीका क्या है कि आपके बच्चे को लोन मिल जाएगा, बट लोन में भी आपको डबल पे करना पड़ेगा। तो तीसरा सबसे अच्छा तरीका कि एक छोटा अमाउंट के साथ में, मीडियम अमाउंट के साथ में आप अभी से प्रीमियम प्रीमियम पे करते जाओ, ताकि 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद में आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। डिपेंड करता है, यदि आप महीने का 3,000 देते हो तो उस रेशो में बिल्ड होगा, 5K में उस रेशो में, और 10K में उस रेशो में। तो जब मैं हर जगह ट्रेनिंग में बताता था, देन आई थॉट कि नहीं यार, ये वाला जो प्लान है ये हमने भी परचेस किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि देखो, याद रखो, यदि आपने कुछ चीज खरीदी है तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हो। कोई चीज आप वापर रहे हो ना, यूज कर रहे हो, तो आप, जैसे मैं क्या बोलूंगा, यार ये जो वाटर बॉटल है ना मिल्टन वाली, ये बहुत अच्छी वाटर बॉटल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कभी भी पानी ना मिल्टन की बॉटल में रखना। क्यों? क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यदि प्लास्टिक यूज करता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं आप मिल्टन की बॉटल यूज करो। यूज में क्या कर रहा हूँ? प्लास्टिक, और मैं आपको रिकमेंड क्या कर रहा हूँ? मिल्टन। तो वो आपके अंदर से वो कन्विक्शन नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि आप LIC में है, HDFC में है, जिसमें भी है, और यदि आपने खुद ने भी अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया है, क्योंकि कस्टमर कभी आपसे पूछेगा नहीं सर आपका इंश्योरेंस है या नहीं, वो ये अज्यूम करके चलेगा कि आपका इंश्योरेंस है। पर यदि आपने नहीं करवाया है, या आपने जस्ट बेसिक वाला लेके काम चला लिया है, तो आपको वो करना चाहिए, तो क्योंकि उससे कन्विक्शन आएगा, आपको एक्सप्लेन करने में इजी होगा, और आपके पास में वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा तो आप सबको बता सकते हो, देखो मैंने किया है, इसलिए मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि ये काम करो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यदि आपने लिया है तो ही आपको वो बताने में भी मजा आएगा। राइट? तो हमने क्या किया कि बच्चे के नाम से पॉलिसी ली, एंड नाउ मुझे जिनको डॉक्यूमेंट देना था, जबकि मुझे पता है मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट निकाल के दे देना था। बट मैं एक अपना भी बिहेवियर देख रहा था कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। ठीक है यार, जब कुछ देना है तो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, एक दिन रुक जाते हैं यार, कल दे देंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कि आज ना एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, क्योंकि मुझे भी पता था कि पहले उनको पैन कार्ड दे दो और आधार कार्ड दे दो। अच्छा, दूसरे दिन बाद में बच्चे की मार्कशीट दे देते हैं, फोटो दे देते हैं, और तीसरे दिन में जो भी बचा कुचा डॉक्यूमेंट है सारा दे देते हैं, ताकि 3 दिन के अंदर हमने उनको सारी जानकारी दे दी। तो मैंने इस प्रोसेस में ऑब्जर्व किया कि जब हमें डॉक्यूमेंट देना होता है तो हम यूजुअली उसको टॉप प्रायोरिटी वर्क कंसिडर नहीं करते, और डॉक्यूमेंट देने में हिचकिचाते हैं। तो सेम चीज आपके कस्टमर के साथ भी होगा, वो भी डॉक्यूमेंट देने में हिचकिचाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको बोलना है कि सर आप मुझे पैन कार्ड दे दो और आधार कार्ड दे दो, ताकि मैं जो है आपका अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, आपकी आईडी फॉर्म कर देता हूँ, आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब उसके पास यहाँ पे बचने के चांसेस कम होंगे। यदि उसने लेना ही लेना है
तो वो बोलेगा कि ठीक है, ये दो दो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, दो डॉक्यूमेंट आपको दे देता है तो आपके पास में फिर 2-3 दिन बाद फिर उसके फॉलोअप करने के लिए कि सर आपके 2 डॉक्यूमेंट तो आ गए थे, अच्छा वो 2 डॉक्यूमेंट और आप दे दो, और फिर अपन क्लियर कर देते, कंप्लीट कर देते। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके मांगोगे तो आपको आपके क्लाइंट से, प्रोस्पेक्ट से डॉक्यूमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने बोला था कस्टमर पर्सनालिटी टाइप में डायरेक्टर बोला था, दूसरा जो मैंने पर्सनालिटी टाइप में बोला था सोशलाइजर था, तीसरा थिंकर था, और चौथा रिलेटर था। तो रिलेटर और सोशलाइजर ऑलमोस्ट सेम टाइप की पर्सनालिटी होते हैं, और थिंकर और डायरेक्टर जो होते हैं ये दोनों भी सेम पर्सनालिटी के होते हैं। तो थिंकर जो होता है वो भी टाइम ज़्यादा लेता है, तो ऐसे लोगों को आपको अर्जेंसी की लैंग्वेज में समझाना चाहिए। ठीक है सर, कि आज अभी यदि करते हैं तो इसके साथ ये वाला बोनस है, ये वाली स्कीम है, ये वाला ऑफर है, समथिंग हाँ। लाइक दैट, राइट। फियर आप उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि फियर क्रिएट नहीं करोगे तो भी नहीं लेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या अर्जेंसी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्या फियर उनके दिमाग में मैं डाल सकता हूँ, राइट। सो गिव मी यस यदि यहाँ तक आपको समझ में आया है तो। यस सर। ओके, ठीक है। नाउ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। देखो, आपकी आपकी पॉलिसी तभी सेल होगी जब आपके पास में प्रोस्पेक्ट होगा, आपके पास में कस्टमर होगा। ठीक है, यदि आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खाली है, तो फिर आप किसको कॉल करोगे, किससे आप मीटिंग करोगे। तो आपको मैंने किसी और को भी समझाया था कि आप अपनी गूगल सीट बना लो, और उसमें व्यक्ति के नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी जो भी है वो डाटा मेंटेन करो, सिंपल। और उस डेट में उस व्यक्ति को आपको विश करना है, कॉल करना है। उस डेट में उस व्यक्ति को आपने क्या करना है, विश करना है, कॉल करना है। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने इस फील्ड के एक्सपर्टीज लोगों से सुना है, तो उनका कहना यही होता है कि आप लोगों को उनके त्योहारों में, फंक्शंस में, बर्थडेज में विश कीजिए, उनसे बात कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक नेटवर्किंग भी बिल्ड होता है, रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है, और फिर उसके बाद में आपको प्रोडक्ट पिच करने में भी आसानी होती है। इवन कुछ एग्जांपल्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें बंदा जो है, एजेंट जो है, वो उनके घर चला गया, फैमिली के घर, और उस दिन उनके वहाँ पे बच्चे का बर्थडे था और उसी दिन उन्होंने पॉलिसी सेल कर दी, राइट। लोग कार इंश्योरेंस तो जल्दी ले लेते हैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस या खुद का इंश्योरेंस नहीं करवाते, तो आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसको हम, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास यदि होगी तो आप डेली के जो है 10 कॉल्स, 20 कॉल्स, 50 कॉल्स आप लगा सकते हैं। आई एज्यूम कि आप यदि घूमने चले गए, रिलेशन में चले गए, वापस आए, तो फिर आप लगा सकते हो, आपके पास यदि नंबर है तो, राइट। और एक एक स्टेटमेंट कहा जाता है सालों की माला। सालों की माला, सालों की माला का मतलब है, यदि आपके पास एक व्यक्ति का कांटेक्ट है, उसने आपसे पॉलिसी ली है, आपने उसको इंश्योरेंस सेल किया है, तो आप उसी के रिलेशन में भी और भी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उसी से आप जो है रिफरल भी ले सकते हैं। सालों की माला, उससे 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 करके, राइट। तो इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट के थ्रू जो है अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इंश्योरेंस नहीं, कॉन्सेप्ट सेल करना है। तो आप यहाँ पे 4 इमेज देखोगे, तो ये चारों इमेज में आपको बड़ी ही कॉमन चीज दिखेगी कि इंश्योरेंस नहीं, कॉन्सेप्ट सेल करना है। मतलब क्या है कि जब आप कार खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं। कार का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि यदि एक्सीडेंट हो गया तो कार का भी पैसा मिल जाएगा, ड्राइवर को हिट हुआ तो भी उसका पैसा मिल जाएगा, थर्ड पार्टी का भी मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, कार के साथ कार का इंश्योरेंस लिया, राइट। आपके घर में सीसीटीवी क्यों होता है, आपके घर में सीसीटीवी इसलिए होता है कि भाई यदि चोरी हो गई तो आपको पता चले। ठीक है, तो ये हमने, एयरबैग्स होते हैं कार में, एयरबैग्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, राइट। कि यदि सडन एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको चोट कम आएगी, ये सेफ्टी के लिए होते हैं। और घर में जो लॉक भी लगा हुआ होता है उसका भी पर्पस क्या होता है, आपको सेफ्टी देना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, कुल मिला के। तो ये चारों चीजों में आप देखोगे तो एक तरीके से आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आपको इंश्योरेंस नहीं, कॉन्सेप्ट बेचना है। तो जैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए,
तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आपके पास कार है? तो बोले हाँ मेरे पास कार है। तो सर क्या उसका इंश्योरेंस है? बोले हाँ शैलेश भाई मेरे पास उसका इंश्योरेंस है। सुरेंद्र मेरे पास इंश्योरेंस है। बोले क्यों इंश्योरेंस है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, यदि कार का इंश्योरेंस नहीं होगा तो? यहाँ पे आपने उसी के मुंह से निकलवा लिया, यदि कार का इंश्योरेंस है। क्यों इंश्योरेंस है? यदि कार को कुछ हो गया तो पैसा मिलेगा। तो वैसे ही बोलना यदि आपको कुछ हो गया तो। इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करूंगा। तो एक LIC, हाँ, अनम्यूट करके। यस सर, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा ये। यस। पहले उसको पूछना है, यानी बाइक है या से कोई व्हीकल है उसके पास, कार है या जो भी है। और उसका अगर जैसे आपने जवाब दिया कि अगर पूछना है उसको कि इंश्योरेंस है, तो बोलेगा नहीं इंश्योरेंस तो है उसका। तो वो बेस पे कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो शैलेश इसमें एक रियल एग्जांपल भी है इंदौर का ही, कि हम LIC वालों ओके। की क्लास हमारी इवनिंग में होती थी। तो उसमें से एक पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या हुआ कि 1 लाख का प्रीमियम चल रहा था, क्लाइंट ने 1 साल पहले ले लिया था। अभी क्लाइंट ने 15-16 लाख की कार खरीदी, आधा उन्होंने लोन दिया, आधा कैश डिपॉजिट किया। अब उसका मन बना कि नहीं यार मुझे 1 लाख का प्रीमियम देना नहीं है। तो उन्होंने LIC एजेंट को बुलाया कि आप आ जाओ और ये बंद कर दो। फॉर्चुनेटली आज शाम को रात में हमने यही पढ़ाया, यही कॉन्सेप्ट की इंश्योरेंस नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सेल करना है। और जो एजेंट है उन्होंने यही तैयारी की। वहां जाने के बाद में उनसे पूछा सर बधाई हो आपने नई नई कार खरीदी है। वो खुश हो गया। सर कितने की कार है? 16 लाख की कार है। अच्छा, तो सर ये कार का इंश्योरेंस है? बोले हाँ 1 साल नहीं 5 साल का इंश्योरेंस करवा रखा है। 5 साल का इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है। सर क्यों करवाया इंश्योरेंस? तो कस्टमर बताने लगा इस वजह से करवाया। तो बोला सर आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा लिया, और ये जो आपका खुद का इंश्योरेंस है आप इसको बंद करना चाहते हो। कार का इंश्योरेंस इसीलिए करवाना कि कार को कुछ हो गया तो आपको मिलेगा, और खुद का इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को मिलेगा। राइट? सिंपल सा फंडा है। तो जैसे कार में एयर बैग होते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, वैसे इंश्योरेंस भी एक तरीके से आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए। तो CCTV क्या करता है? घर की एक तरीके से देखभाल करता है, और लॉक भी है ताकि चोरी ना हो। तो इन चारों एग्जाम्पल में आपने देखा कि भाई आपने कुछ पैसा दे के वो फैसिलिटी ले ली। तो वैसे ही इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने एक नेग्लिजिबल अमाउंट या छोटा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया, और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर पे डाल दी, अपनी टोपी उसके सिर पे डाल दी। या सुनो, अभी आप 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हो, 1000 रुपए का आता है, और कुछ हो गया तो आपको उसका कई गुना मिलता है। तो आपने क्या किया? वो जो रिस्क था वो ट्रांसफर किया। सही मायने में यदि देखा जाए तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस में आप जो अपना रिस्क है वो ट्रांसफर कर रहे हो किसके ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। और उसके अगेंस्ट में कुछ होने पर इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। सो नाउ एज ए एजेंट या एज ए एडवाइजर, सुरेंद्र शैलेश, आप जब जा रहे हो, तीनों S वाले हो, राइट? तो जब आप कस्टमर के पास जा रहे हो तो पहली बात, ये आपका माल नहीं है। राइट सुरेंद्र? आप जिसका भी इंश्योरेंस बेच रहे हो, HDFC, LIC, SBI, कुछ भी हो, सो दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 1, यू आर जस्ट द मिडिल मैन, मीडिएटर। आप एक मीडिएटर हो, जो कि आप अपने कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो और उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हो, और उसको यह खरीदने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। तो यदि वो कुछ भी बोलता है इस प्रोडक्ट के बारे में तो वो उस कंपनी को बोल रहा है, उसके प्रोडक्ट को बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा है। तो आपको अननेसेसरी पर्सनल नहीं लेना है कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। इन्होंने उस प्रोडक्ट को बोला, उस कंपनी को बोला। आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि आप सेल नहीं करोगे तो कोई और सेल करेगा। तो उनको बोले देखो यदि मैं आपको एजुकेट नहीं करूंगा तो कोई और आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देगा, बट आपको फाइनेंशियल एजुकेशन तो लेना ही है, जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के करियर के लिए। राइट? तो जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ वो मस्ट है। तो यू आर जस्ट अ मिडलमैन, पोस्टमैन। राइट? पोस्टमैन वर्ड अच्छा भी नहीं है, बट यू आर जस्ट अ एजुकेटर। दैट्स इट। आप उसको एजुकेट कर रहे हो, उसको आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हो, या इंश्योरेंस के बारे में एजुकेशन दे रहे हो, उसको बता रहे हो। अच्छा, उसको क्यों बता रहे हो? क्योंकि उसको पता नहीं है, इसलिए बता रहे हो। उसको पता नहीं है इसलिए बता रहे हो, इसलिए उसको आप अवेयरनेस दे रहे हो। तो हमेशा याद रखो, यदि रिजेक्शन मिलेगा तो रिजेक्शन आपको नहीं मिला,
उस कंपनी के प्रोडक्ट को मिला। नेक्स्ट, आप जो भी सेल कर रहे हो वो आपका प्रोडक्ट नहीं, वो कंपनी का ही प्रोडक्ट है। आप उसको एजुकेट कर रहे हो, अवेयरनेस दे रहे हो, और उसके बाद में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कभी भी कस्टमर को बोलो, सर यदि आपने अभी होम लोन लिया, उसका इंश्योरेंस करवाया, कार का इंश्योरेंस करवाया, तो क्यों करवाया इंश्योरेंस? इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्शन। तो ये इंश्योरेंस भी आपका प्रोटेक्शन के लिए ही है, राइट? ये बर्डन नहीं है। तो मैंने कहीं पे लिखा था अपना ही कोटेशन की, जो बीमा जो है बोझ नहीं है। आप अपने परिवार के लिए जो बीमा कर रहे हो वो बोझ नहीं है, वो आपकी एक जवाबदारी है। जो आप कमा रहे हो उसमें से कुछ अमाउंट उनके फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा रहे हो, तो वो आपकी जवाबदारी है, वो बोझ नहीं है। सो बीमा बोझ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार ये सेलिंग टफ क्यों हो जाती है। सेलिंग टफ इसलिए हो जाती है कि हमने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा नहीं होता, है ना। हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ते हैं, सर 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 नंबर लेके आगे बढ़ते जाते हैं। तो जनरली सेल्स के ऊपर एज सच कोई क्लास नहीं होती, या कोई डेमो नहीं होता, या कोई फिजिक्स की क्लास नहीं होती कि जाओ आप सेल करके आओ। तो सोचो, जो काम हमने किया ही नहीं उसको पहली बार करेंगे तो डर तो लगेगा। यस और नो? यस और नो? यस। पहली बार सेल करोगे डर लगेगा, पहली बार कार ड्राइव करोगे तो डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि कार के सामने कुछ आ जाएगा। बट जितनी बार आप ड्राइविंग करते 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 जाओगे, आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी हो जाएगी। सेम थिंग विज योर सेल्स। तो जैसे ड्राइविंग एक स्किल है जिसको आपने लर्न किया, तो वैसे ही सेल्स भी क्या एक स्किल है जिसको आपने लर्न किया। इजी पॉइंट है। यस। सेल्स भी एक स्किल है जिसको आपने लर्न किया, जैसे ड्राइविंग। सो डे तो जब आप ड्राइविंग कर रहे थे, सीख रहे थे, तो आपको बहुत फियरफुल महसूस हो रहा था। सेल्स में भी पहली बार फियरफुल होगा, बट धीरे धीरे ड्राइविंग में आप एक्सपर्ट हो गए, तो वैसे ही सेलिंग में भी एक्सपर्ट हो जाओगे, फोकस करोगे तो सेलिंग हमें टफ इसीलिए लगती है क्योंकि ना तो हमारे स्कूल्स में, ना हमारे कॉलेज में, ना हमारे एजुकेशन में, इधर उधर कहीं पे भी जो है हमें सेलिंग के बारे में नहीं बताया जाता। अच्छा, फैमिली में भी कोई हमें सेल्स के बारे में नहीं बताता। तो जब सोचो, बचपन से लेके ट्वेल्थ तक, ट्वेल्थ से लेके कॉलेज, कॉलेज के बाद में फिर आगे आपको किसी ने सेल्स के बारे में बताया नहीं, आपने सेल्स के बारे में पढ़ा नहीं, सेल्स के बारे में जानकारी ली ही नहीं, तो आपको टफ तो लगेगा ही। वेरी नेचुरल। ओके। तो ये है कि सेलिंग टफ इसीलिए लगती है क्योंकि हमारी स्टडी नहीं होती, हमारी तैयारी नहीं होती, हम वो करते नहीं। अब हम बात करते हैं 8/73 रूल की, जिसमें 5 टाइप के एजेंट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले 44 कैटेगरी के कस्टमर आते हैं जो कि एक रिजेक्शन के बाद में उसके ऊपर आगे काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शैलेश ने मुझे फोन किया कि सर, हेम सिंह जी, मैं शैलेश बोल रहा हूँ, मैं LIC का एजेंट हूँ, मुंबई से मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको पॉलिसी के बारे में समझाना चाहता हूँ। मैंने बोला मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोला शैलेश ने, ओके सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। इसका मतलब है कि पहला ऑब्जेक्शन, पहला रिजेक्शन, पहला एटीट्यूड मैंने दिखाया, और आपने बोला ओके सर, कोई बात नहीं। 44% सेल्स पर्सन पहले ही कॉल में गिव अप कर देते हैं। वो हिम्मत भी नहीं जुटाते नेक्स्ट लेवल पर बात को लेके जाने की, राइट। सो 44%। सेकेंड आता है 22%। 22% वाले क्या होते हैं कि आपने मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि मैं LIC से बोल रहा हूँ, और मैंने बोला मेरा LIC में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने बोला यस सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपका LIC में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई आज तक आपके पास आया नहीं, किसी ने आपको समझाया नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, किसी ने साहस नहीं दिखाया, इसलिए आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैं कल सुबह आपसे 8 बजे मिलने आ सकता हूँ? 7 बजे आ सकता हूँ, 9 बजे आ सकता हूँ? मैंने बोला नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने पहले के बाद में आप रुके नहीं, आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ा सा आपने लड़ने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, या डायलॉग को ओपन करने की कोशिश की। तो ऐसे होते हैं 22% जो कि सेकेंड ऑब्जेक्शन आने के बाद में गिव अप कर देते हैं। 2 बार ऑब्जेक्शन आया, गिव अप कर देते हैं। उसके बाद में आता है कि 16% लोग तीसरा ऑब्जेक्शन आने पर गिव अप कर देते हैं। 10% लोग चौथा ऑब्जेक्शन आने पर गिव अप कर देते हैं। और उसके बाद में आता है कि 8%। तो ये यदि आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये होता है आपका 92%। ठीक है, राइट। 92% लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बड़ी अच्छी चीज है ये समझने की। और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही फेमस भी है। तो 92% लोगों ने 4 ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर दिया, राइट।
92% लोगों ने 4 ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर दिया। चलो वो परसेंटेज भी भूल जाओ, 44 है, 22 है, 16 है, 10 है, फॉरगेट इट, उससे कुछ नहीं होने वाला। स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है, 92% लोगों ने 4 ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर दिया। इसका मतलब कि जब एजेंट किसी प्रोस्पेक्ट कस्टमर के पास में गया, तो ये मेंटली रेडी हो जाओ कि ये 4 ऑब्जेक्शन तो मुझे देगा ही देगा, ठीक है, और मुझे उसके हर ऑब्जेक्शन के का आंसर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अच्छा, 4 ऑब्जेक्शन दे दिया, इसका मतलब है कि उसकी ऑब्जेक्शन की जो पोटली है वो खाली हो रही है कि भर रही है? खाली खाली हो रही है। की भर रही है, खाली हो रही है, खाली हो रही राइट। है। मतलब उसने एक ऑब्जेक्शन दिया, आपने कुछ उसको बताया, दूसरा ऑब्जेक्शन दिया, फिर आपने कुछ एक्सप्लेन किया, तीसरा ऑब्जेक्शन दिया, फिर एक्सप्लेन किया, तो धीरे 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 उसकी ऑब्जेक्शन की पोटली खाली होते जा रही है। और आपको मेंटली पता है कि मुझे उसके 4 ऑब्जेक्शन को ही तक ही गिव अप नहीं करना है, क्योंकि 4 के बाद में 5वें और 6वें तक यदि मैच गया तो मैं आसानी से डील क्रैक कर लूंगा। ये हमें मेंटल रेडीनेस रखनी पड़ेगी। एक ऑब्जेक्शन आया, आपने आंसर किया, दूसरा आया तो आंसर किया, तीसरा को आंसर किया, चौथे को आंसर किया, तो अब यदि 4 के अंदर में आपने गिव अप कर दिया तो आपके हाथ से केस चला जाएगा, और 4 के बाद भी आप कंटिन्यू करते हैं तो केस आपके हाथ में बना रहेगा, राइट। 4 के हाथ में, 4 मतलब 4 तो आपको ये मान के रखना है कि 4 तक तो वो लड़ेगा, तुमसे फाइट करेगा, 5वें 6वें में आपकी जीत हो जाएगी, राइट। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ कस्टमर। इसमें 8/73 रूल में जो 8% जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, वो आसानी से गिव अप नहीं करते, वो रेगुलर फॉलोअप करते हैं, उनकी प्रोस्पेक्ट ट्रैकिंग होती है, वो सारा काम करते हैं। तो ये वो एजेंट होते हैं जो बहुत मेहनत करके तपने के बाद में बनते हैं, तपने के बाद में इनकी साइनिंग होती है। ऐसे नहीं कि इजीली पढ़ लिया चले गए हो गया, नहीं। ये मानते नहीं है, ये यदि कस्टमर के घर गए तो कुछ चॉकलेट लेके जाएंगे, वहां बच्चे देंगे उनको कुछ खिलाएंगे, अंकल देंगे उनको राम राम करेंगे, मतलब सबको सेट करते हुआ चलता है बंदा, सबको सेट करते हुए जाना है, ठीक है। और इसी माइंडसेट से जाता है कि मुझे तो क्लोज करना ही करना है, खाली हाथ वाले माइंडसेट से नहीं जाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 8% है ये इजीली डेवलप नहीं होगा, बट प्रैक्टिस से ये डेवलप होगा। अच्छा, जो 8% लोग हैं, ये 8% जो एजेंट हैं, ये 73% बिजनेस को लेके जाते हैं। तो सोचो 100 में से 73 गया, तो आपका जो रिमेनिंग है, राइट, जो आपका रिमेनिंग है 27%, वो 92% लोग 27% बिजनेस करते हैं। 92% लोग के हाथ में 27% बिजनेस जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इसके बाद में म्यूचुअल फंड अच्छा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो जनरली जब भी आप इंश्योरेंस पिच करने जाते हो, आपको सबसे पहले एक कॉमन ऑब्जेक्शन जो मिलता है, वो क्या मिलता है कि सर मैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूंगा, ठीक है, मुझे इंश्योरेंस में नहीं जाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ज्यादातर एजेंट क्या करते हैं, अरे सर म्यूचुअल फंड तो मत लिया करो, इंश्योरेंस लो, ठीक है, म्यूचुअल फंड तो मार्केट के अधीन है, ठीक है, या उनकी तैयारी में थोड़ा सा और ऐड करने की जरूरत है। तो पहले तो आप डायरेक्टली मना मत करो कि आप म्यूचुअल फंड मत लो, मतलब आप एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। अब आप उसको बताओ कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग है। म्यूचुअल फंड जो है, यस, इनडायरेक्टली डायरेक्टली अब वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा जा रहा है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जा रहा है पैसा। तो आपको पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि जो पैसा लगा है म्यूचुअल फंड में वो कौन कौन से स्टॉक्स में लगा है, क्योंकि लोग उतनी जानकारी निकालते नहीं। यदि डिटेल में जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज में लगा है, पर बोला आपको यही नहीं पता कि आपका पैसा कौन कौन सी कंपनी में लगा है। वो कंपनी कल को बंद हो गई, डूब गई, तो आपका पैसा भी वैसे ही फ्लक्चुएट होगा। तो म्यूचुअल फंड में एक तो गारंटी नहीं है, इट्स नॉट अ गारंटीड प्रोडक्ट। और ये जो आपका इंश्योरेंस है, इसमें गारंटी है, LIC के थ्रू है तो आप फिर भी बोल सकते हो कि 100 ईयर गारंटी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में नहीं है। फिर भी आप उसको, अपने कस्टमर को एजुकेट करो कि सर देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी किसी की फैमिली में कोई एक्सपायर होता है, कुछ अप्रिय घटना घट जाती है, और उसका दाह संस्कार होता है, क्रिमेशंस होता है, सारे रिचुअल्स होते हैं, तो उसके बाद में अक्सर एक सवाल ये उठता है कि यार पता करो इन्होंने क्या क्या इंश्योरेंस करवाया हुआ था।
कभी कोई ये नहीं पूछता कि यार इन्होंने कितने म्यूचुअल फंड लिए थे। ये प्रैक्टिकल है। हर कोई यही बोलता है यार इनका इंश्योरेंस था क्या, तो बोलते हैं हाँ इंश्योरेंस था, बोले फिर तो ठीक है। कोई ये नहीं बोलता कि इन्होंने कितने म्यूचुअल फंड लिए हैं। तो इंश्योरेंस वो प्रोडक्ट है जिसमें जब तक आप जीवित हो तब तक आप पे करते हो। जिस दिन आपकी ये सांस रुक गई, आप पे नहीं कर पाते। म्यूचुअल फंड वो प्रोडक्ट है जो आपको पैसे तो बना के दे रहा है, जिसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है और आपको पता नहीं होता कौन कौन से स्टॉक्स में वो लग रहा है, क्योंकि वो फंड मैनेजर मैनेज करता है। परंतु जब तक आपकी सांसें चल रही है आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है, जब आपकी सांसें रुक गई आपका म्यूचुअल फंड रुक गया। परंतु जो इंश्योरेंस है वो आपकी सांस चलने के बाद भी चलते रहता है, ताकि वो आपके फैमिली को कुछ मदद कर सके। आपकी सांस रुक जाने के बाद में भी वो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट दे के जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि जो आप कमाते हो उसका 80% आप अपनी फैमिली पे खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, 20% खुद के ऊपर। तो कल को उस व्यक्ति के एब्सेंट में वो 80% की व्यवस्था कहाँ से होगी, राइट? तो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की जब बात आती है तो उसको ऐसे समझाओ कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही सर, आप एजुकेटेड हो, आपका म्यूचुअल फंड होना ही चाहिए, बिल्कुल पैसे लगना चाहिए। पर सर म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, मार्केट के अधीन है। 2008 में भी मार्केट गिरा था, उसके बाद भी गिरा था, तो कई कंपनियां बंद हो जाती है, आपको उतनी एजुकेशन या आपके बारे में आपको पता नहीं होता कि पैसा कहाँ कहाँ लगा है। तो म्यूचुअल फंड तब तक काम करता है जब तक आप काम करते हैं, म्यूचुअल फंड तब तक चलता है जब तक आपकी सांसें चलती है। जिस दिन आप क्या, आप उसको ये बोलोगे तो ठीक नहीं लगेगा कि आपकी सांसें बंद हो जाएगी। जिस दिन व्यक्ति की सांसें बंद हो जाएगी म्यूचुअल फंड भी बंद हो जाएगा, परंतु इंश्योरेंस जो है उसके बाद भी चलता रहता है। तो सबसे पहले अर्निंग मेंबर का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। यदि आपने अपना इंश्योरेंस कर लिया, अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवा लिया ताकि उनका एजुकेशन हो सके, फैमिली का, वाइफ का इंश्योरेंस करवा लिया, अब यदि आपके पास फंड है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो आज की डेट में आप किसी को बोलोगे म्यूचुअल फंड मत ले, वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, राइट? और यदि आप म्यूचुअल फंड भी सेल करते हो तो बाद में म्यूचुअल फंड उसी को सेल करो ना आप, पहले इंश्योरेंस सेल करो। तो इसको कोई कोई पोर्टफोलियो भी बना के देता है, राइट?